नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े और हैपनिंग नागपुर में आपका स्वागत है। हमारे साथ है गए 40 वर्ष से ओबीसी आरक्षण के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं ऐसे नितिन चौधरी मेरे साथ है। आज मैं उनसे बात करूंगा। ये तब से संघर्ष कर रहे हैं, 40 साल से गए 40 साल से इनका संघर्ष चल रहा है ओबीसी को हक दिलाने के लिए। तब ये आज के जो ओबीसी नेता है, जो आज के कॉस्मेटिक नेता है, जो आज कॉस्मेटिक तरीके से आंदोलन करते हैं सिर्फ अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, पर नितिन चौधरी गए 40 साल से नागपुर में और नागपुर को केंद्र बना के कई गवर्नमेंट के जीआर इन्होंने बदलाए हैं, चेंज करवाने को मजबूर किया है गवर्नमेंट को। आज नितिन चौधरी जी आपसे बात करने को हमको हमारे नागपुर को बहुत खुशी हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हैपनिंग नागपुर के अंदर में। सर, महाराष्ट्र के अंदर में जो स्थानिक स्वराज्य संस्था है उनका आरक्षण बगैर आरक्षण की हो रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दुख की बात है, और क्योंकि जिस ओबीसी न्याय और अधिकार के लिए हमने 40 साल से संघर्ष किया, उसको मिलाने के लिए जद्दोजहद हमने की, और आखिर आज 40 साल के बाद में हमारे हाथ से अधिकार जाते हुए दिख रहे हैं। ये सब देखकर हमको दुख हो रहा है और इसकी चिंता है। इसके लिए कौन दोषी है सर? ये तमाम बातें, क्योंकि एक तो जनता ने आंदोलन किया, सामाजिक संगठनों ने आंदोलन किया, ओबीसी संगठनों ने आंदोलन किया, देश में आंदोलन किया, राज्य में आंदोलन किया, गली में आंदोलन। इसके कारण ओबीसी को न्याय मिला, ओबीसी को अधिकार मिला। नौकरी हो या शिक्षा क्षेत्र हो, इसमें ओबीसी को आरक्षण मिला। इसके उपरांत 94 में महाराष्ट्र में और देश में 93 से स्थानिक स्वराज्य जो निकाय हैं उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण की सुविधा लागू हुई, और प्रतिनिधित्व और चेयरमैनशिप में ओबीसी को आरक्षण लागू हुआ। 24 साल के बाद आज 2022 में हम लोग क्या देख रहे हैं, देश में अलग अलग राज्यों में ये मसला खड़ा हुआ है। अपने कोई राज्य इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सफलता मिल रही है, और ओबीसी का स्थानिक निकायों में जो आरक्षण है उसको रिस्टोर करने के लिए उनको सफलता मिल रही है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जिनको हम प्रगतिशील राज्य कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि यहाँ पर ज्ञानी लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर आर्थिक संपन्नता बहुत ज़्यादा है, ऐसे राज्य और यहाँ की राज्य सरकार के सामने ये मसला जब आया ओबीसी आरक्षण को, जो स्थानिक निकायों का आरक्षण है ओबीसी को बचाने के लिए, तो इसमें महाराष्ट्र सरकार तमाम जगह पर फेल हो चुकी है। और इसको देखकर हमको बहुत बड़ा दुख हो रहा है और अफसोस महसूस हो रहा है, क्योंकि कल ही महाराष्ट्र में जो स्थानिक निकाय खास करके जो महानगर पालिकाएँ हैं उनका आरक्षण का रोस्टर यहाँ पर डिक्लेयर हुआ, और इस आरक्षण के रोस्टर में ओबीसी नदारत है। और ये देखकर हमको बहुत दुख हो रहा है, और खास करके अभी ये आरक्षण बचता है कि नहीं आने वाले समय में, इसकी चिंता लगी है। इसके लिए हम लोग समाज में जागृति करने के लिए सत्य शोधन यात्रा, कौन दोषी है ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण महाराष्ट्र में जाने के लिए, कौन दोषी है? सरकार दोषी है, विपक्ष का दबाव कम पड़ा, या कोर्ट, इसमें कुछ कोर्ट के कोई मसले हैं क्या जिसके कारण ओबीसी का आरक्षण जाते रहा है? इसको लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं, आज से जा रहे हैं, और आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग जनता को बता रहे हैं कि हम आपके बीच आ रहे हैं, और ओबीसी जनता को सचेत करने आ रहे हैं कि क्यों गया है ओबीसी का आरक्षण। मेहनत से हमने मिलाया, संघर्ष से हमने मिलाया, लेकिन 27 साल के उपरांत आज ओबीसी का आरक्षण देखते देखते चले गया। इसको देखकर हमको चिंता हो रही है, और ये समाज के सामने रखने के लिए हम लोग आज से समाज के बीच में जाएंगे, ओबीसी जनता को आगाह करेंगे कि इसका दोषी कौन है, और दोषी अगर ये है तो आपको क्या निर्णय करना है, आने वाले समय में वोटिंग के समय में राजनीतिक तरीके से क्या निर्णय करना है। इसको सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम हम लोग पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर, जहाँ पर अभी स्थानिक निकायों में चुनाव है, वहाँ जाकर हम लोग लोगों के बीच में संवाद करेंगे, लोगों को आगाह करेंगे, लोगों को सचेत करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। सर, मुझे ये बताइए कि एक सत्ता पार्टी है और एक विपक्ष में है, दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। आपका क्या कहना है कि दोनों पक्षों में कौन जिम्मेदार है? अभी हम तो ये कह सकते हैं ना कि जिनके सामने ये मसला है, उस मसले के ऊपर में काम करने का, उसके ऊपर काम करते हुए न्यायालय में अपना पक्ष रखने की जिम्मेदारी जिस सरकार की है वर्तमान में, हम कहेंगे कि उसके सामने ये आरक्षण जाते रहा तो हम कहेंगे कि सत्ता पक्ष दोषी है। अगर हम लोग कहेंगे कि सत्ता पक्ष के ऊपर में दबाव डालने के लिए जो विपक्ष है वो शायद कमज़ोर पड़ा, ये तो ऐसा लग रहा है।
नहीं तो अगर वो सत्ता पक्ष अगर इस तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल कछुआ छाप काम कर रहा है, उसके गति से काम कर रहा है और उसके कारण बहुत सारा समय निकल गया और न्यायालय ने अपना पक्ष सुना दिया है और आने वाले दिनों में स्थानिक निकायों में ओबीसी के बगैर चुनाव हो रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि सत्ता पक्ष दोषी है और दबाव विपक्ष का कम पड़ा। सर, ये जो यात्रा है इसका रूट कैसा कैसा रहेगा और आपके साथ कौन कौन सदस्य इसमें रहेंगे, और क्या आपने कोई प्रश्नावली तैयार की है कि जो आप मतदाताओं से आप मांग करेंगे? दूसरा मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आमदार आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे ओबीसी आमदार हैं जो ओबीसी मतदाताओं के मत लेते हैं और वो अपना जो पक्ष है उन्होंने सदन में नहीं रखा है। क्या आप ऐसे आमदारों को फिर से चुन के ना दे, ऐसा कोई आह्वान पब्लिक को करेंगे क्या? नहीं, हम किसी के बारे में व्यक्तिगत कोई काम नहीं करेंगे। ए या बी हम मानते ही नहीं उनको। वो ओबीसी जात के होंगे लेकिन ओबीसी न्याय के लड़ाई में हम लोग मानते नहीं है कि वो नेता है और अगुवाई कर रहे हैं करके। वो किसी पार्टी का जो बात रहती है वो पार्टी की बात अपने मुख से करने वाले लोग हैं, हम लोग उनको नेता नहीं मानते। हम जनता को शिक्षित करने जाएंगे, जनता को सही जानकारी देने जाएंगे, जनता को जागरूक करने जाएंगे और उनको कहेंगे कि आपको निर्णय करना है। ये तमाम मसले हो रहे हैं, आपके अधिकार जाते जा रहे हैं, आपके न्याय में अड़ंगा हो रहा है, तो अगर इसके लिए जिनकी जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है वो अगर काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको ऐसे लोगों को चुन कर देना है जो इस मसले को वहाँ पर उठा सकते हैं सदन में और उसको लेकर अधिकार से वहाँ पर बात कर सकते हैं, पार्टी में कर सकते हैं, सदन में कर सकते हैं। ऐसे जिम्मेदार जवाबदेही लोगों को चुनकर देने के लिए हम लोगों जनता को बोलेंगे कि ऐसे चुनो, आप किसको भी मत चुनो, ये पार्टी हमारी पार्टी है, इनके लिए ये अच्छा है, ये हमारे जाति का है, इसके लिए आप मत काम करो, इसके लिए शिक्षित करने का काम करेंगे। हम इनके बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, हम इनके बारे में कोई व्यक्तिगत राय नहीं देंगे। सर, इम्पीरियल डाटा का मामला अभी भी पेंडिंग में है, एक बैठिया आयोग भी स्थापित की गई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय? देखो, 4 मार्च 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो कृष्णमूर्ति वर्सेस कर्नाटक का जो पिटीशन था उसको लेकर जो राय उस समय सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज की थी, उसी को दोहराते हुए माननीय खानविलकर खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र में जो आरक्षण है स्थानिक निकायों में अनुसूचित जाति, जमाती, अनुसूचित जमाती और ओबीसी का मिलके ये 50% के ऊपर हो गया है। तो इसके ऊपर राय देते हुए उन्होंने ओबीसी का आरक्षण खारिज करते हुए इनको जनरल सीट डिक्लेयर किया और उनका चुनाव हो गया। ये 4 मई 2021। इसके बाद में 4 मार्च 2022 को फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुरंत चुनाव करिए क्योंकि समय हो चुका है। चुनाव आयोग को कहा कि ये चुनाव होने चाहिए, जो भी हो, जिस तरीके से भी हो, अगर ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव हो सकता है तो चुनाव करिए। तो इसके बीच में 14 माह हुए। 14 माह के बीच में महाराष्ट्र सरकार ने एक जिसको हम कहते हैं कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का चुनाव किया। उन्होंने उसकी स्थापना की 29 मई 2021 को। फिर से यह मसला उनके सामने आया। उनको क्या सहयोग किया, उन्होंने सहयोग किया नहीं किया, क्या किया मालूम है। उनके सामने एक अंतरिम रिपोर्ट बनाने की पेशकश हुई। उन्होंने कुछ जज पार्ट में कुछ रिपोर्ट बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकारा और फिर से ये मसला सामने आया। फिर महाराष्ट्र सरकार ने दूसरी कमेटी बनाई, उसको नाम दिया डेडिकेटेड कमीशन। अब अगर ये डेडिकेटेड है तो जिसको संविधान ने मान्य किया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसको संविधान ने माना है, उसको डेडिकेटेड नहीं मानते क्या आप? वो तो संविधान ने माना है, उसका संविधान बुनियाद है। इसका मतलब है ये महाराष्ट्र सरकार जो है जिस तरीके से इसके ऊपर उन्होंने काम किया, उन्होंने जिस तरीके से फैसले किए, फैसले ही अलग तरीके से है। उसको हम लोग कह सकते हैं कि किस तरीके से अफसोस हो रहा है उसके उन फैसलों पे। उन्होंने डेडिकेटेड कमीशन को चुनाव किया, उसमें बांठिया करके है जो पूर्व मुख्य सचिव थे महाराष्ट्र सरकार के, उनके अध्यक्षता में वो कमेटी बनी। कमेटी अभी बनी, ये फरवरी में बनी, नहीं मार्च में बनी, और मार्च से लेकर अब 3 माह हो चुके हैं। 3 माह में उनके सामने जो मसला इतना बड़ा है, वो जगह जगह घूम रहे हैं। अनेक महाराष्ट्र के जो विभिन्न मंडल हैं, उस मंडलों में जाकर सामाजिक संगठन से वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे ज्ञापन ले रहे हैं। अब उसमें समय जा रहा है।
अगर आने वाले 12 जून को ये मसला फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाला है, क्योंकि चुनाव पे मोहर लगानी है, चुनाव आयोग को लगानी है और सुप्रीम कोर्ट को लगानी है, तो इसके बीच में इतना समय गंवा चुके हैं महाराष्ट्र सरकार। इन बीच में एक आयोग, दूसरा आयोग, फिर आयोग को सहयोग नहीं, आर्थिक सहयोग नहीं है, उसके कारण ये पूरे आयोग की प्रक्रिया चरमरा गई और फिर नया आयोग। तो इसमें समय गंवा चुकी है महाराष्ट्र सरकार और मसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने 12 जून को आने वाला है फिर से, क्योंकि वो मोहर लगाने वाली है चुनाव आयोग। उसके आने वाला जो स्थानिक निकायों का चुनाव है, 14 महाराष्ट्र की जो मनपाएँ हैं उसका चुनाव होने जा रहा है। उसका कल रिजर्वेशन का रोस्टर उन्होंने डिक्लेयर किया है। 14 महानगर पालिका, उनका चुनाव 13 तारीख को वो उसकी शुरुआत करने वाली है प्रक्रियाओं का, अंतिम प्रक्रिया की। उसके 12 जून को इस आयोग को एक मसला सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है। ये आयोग को अपना कुछ ना कुछ तो भी उनके सामने रखना है, लेकिन हमारा मानना है समय बहुत हो चुका है, समय फालतू जा चुका है और इतने समय में हमें नहीं लगता कि ये जो आयोग महाराष्ट्र सरकार ने डेडिकेटेड नाम दिया वो आयोग इस मसले को, इस आयोग के जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने एम्पिरिकल डाटा, पिछड़े वर्ग का, महाराष्ट्र पिछड़े वर्ग का, पिछड़े राजनीतिक पिछड़ेपन का एम्पिरिकल डाटा और डाटा के साथ में कितने प्रमाण में आरक्षण देना चाहिए और साथ साथ में वो आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती और ओबीसी का मिलकर 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो ट्रिपल टेस्ट है उसको लेकर ये जो आयोग बना है वो आयोग मुझे नहीं लगता कि आने वाले 12 जून तक वो कोई अपना एक रिपोर्ट बना सकता है और पेश कर सकता है। तो हम लोग एक मानकर चल रहे हैं कि जो स्थानिक निकायों के आने वाले दिनों में डिक्लेयर हो चुके हैं चुनाव, वो चुनाव ओबीसी के आरक्षण के बगैर होने जा रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि इन तमाम बातों के लिए महाराष्ट्र सरकार आज तो ये दिख रहा है कि वो सरकार ही इसके पीछे दोषी है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, सत्यशोधन यात्रा आपकी कितने दिनों में पूरी होगी? और दूसरी बात, उसका जो रिपोर्ट है आप मीडिया के सामने और सरकार को देंगे क्या? नहीं, हम ये देखो, सरकार को अपना काम करना है, आरक्षण उनको बचाना है। रिपोर्ट आप मीडिया के समक्ष रखें? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ये जो आज से हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं जगह जगह पर जहाँ पर मीटिंगें हमारी होने वाली है, उस मीटिंग का जो ब्यौरा है, लोगों की क्या राय रही, लोगों की क्या बातें रही, उस बातों का अवलोकन करते हुए जनता के लिए हमने क्या समझा और जनता की क्या राय है, इन तमाम बातों को लेकर एक अपना रिपोर्ट हम जनता के बीच में फिर से इसी तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जब हमारी यात्रा, सत्यशोधन यात्रा समाप्त होगी, उसके उपरांत हम लोग उनके सामने पेश करें। यात्रा में हमारे महाराष्ट्र के संयोजक भूषण दड़वे जी, हमारे महाराष्ट्र के प्रवक्ता एडवोकेट अशोक यावले जी, हमारे महाराष्ट्र के ओबीसी युवा अध्यक्ष अमोल तलखंडे जी, हमारे महाराष्ट्र के महासचिव हमारे असलम खातमी जी, अलग अलग जिलों के जैसे वर्धा के जिलों के तुषार पेंडारकर जी अध्यक्ष, नागपुर शहर के अध्यक्ष नारायण चिंचोने, जिला के अध्यक्ष कृष्णकांत जी मोहड़, कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजय मोगे जी, हमारे दक्षिण पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष अरुण पाटमासे जी, हमारी महाराष्ट्र राज्य की महिला अध्यक्षा गीताताई महाले और साथ साथ में अलग जिलों के अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष इसकी अगुवाई करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ थे नितिन चौधरी जी, जो पिछले 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं ओबीसी के आरक्षण के लिए, ओबीसी को अपने अधिकार दिलाने के लिए। ये उस वक्त से संघर्ष कर रहे हैं जब महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण की बात कोई नेता नहीं करता था, ओबीसी आरक्षण को लेके कोई नेता कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता था। नितिन चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हैपनिंग नागपुर से बात करने के लिए। थैंक यू। मैं हैपनिंग नागपुर का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको आने वाले दिनों में आपके मीडिया को सफलता मिले इसके लिए शुभकामना भी देता हूँ। बहुत